नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। आज के जो टॉपिक दिखने वाले हैं आपके रसायन विज्ञान के अंतर्गत यानी कि केमिस्ट्री का जो टॉपिक रहेगा, उसमें से लगभग 40 क्वेश्चन देखेंगे जो कि एमसीक्यू रूप में रहेगा। और ये आपके जो सिलेबस है, प्रयोगशाला परिचारक भर्ती है, भृत्य है, चौकीदार है, स्वीपर है, इत्यादि पोस्टों के लिए जो सिलेबस दिया गया है, उसी के अकॉर्डिंग पर यहाँ बना हुआ है। तो फिर आज जो देखने वाले हैं रसायन विज्ञान के अंतर्गत है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस वीडियो को पूरी तरह से देखते हो, तो निश्चित तौर पर आपका 1 से 2 अंक का जो क्वेश्चन है, वह कन्फर्म हो जाएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सर्वप्रथम ये रहेगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर दबा देना। और आपको अगर फ्री में पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाना, वहाँ से आप लोगों को फ्री में पीडीएफ मिल जाएगा। कोई भी चार्जेस नहीं, पूरी तरह से फ्री है, पूरा फोकट है, ठीक है। तो फिर आपका जो है अगर लिंक चाहिए तो फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पर भी मिल जाएगा। तो चलते हैं यहाँ पर। आप लोगों के लिए जो होमवर्क दिया था उसको पहले देखते हैं। श्रीमती मोक्षदा चंद्राकर किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये रहेगा लोक गायन के लिए है, जो कि लोक गायन के रूप में छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध है। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। सोने के आभूषण बनाते समय इनमें मिलाया जाता है। तो जैसे कि सोने के आभूषण बनाया जाता है, तो उसमें क्या मिलाया जाता है आपको बताना है। जो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है उसमें से सही जवाब क्या जाएगा इनका? तांबा रहेगा। तांबा मिलाया जाता है, थोड़ा सा रहता है। जैसे कि अब जैसे कि अगर 100% हम देखते हैं शुद्ध सोना, तो उसे हम 24 कैरेट का मानते हैं, ठीक है। लेकिन अधिकतर जैसे कि कोई भी सोने का आभूषण रहता है, वो 24 कैरेट का कोई नहीं पहनते, क्योंकि गर्मी की वजह से उसका आकार बदल जाता है, वहाँ पिघल जाता है। इसलिए उसमें जैसे कि 22 कैरेट का है या 23 कैरेट का है या 20 कैरेट का है, ऐसा पहन देता, कि जैसे कि 22 कैरेट का है तो 2% जो रहेगा वहाँ 2 कैरेट रहेगा, वहाँ तांबे का धातु मिलाया जाता है। दूसरा प्रश्न है, नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है। तो नायलॉन जो बनाते हैं उसमें प्रयुक्त होने वाली जो कच्चा पदार्थ है वह कौन सी है? यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। सही जवाब क्या जाएगा? एडिपिक अम्ल या एडिपिक एसिड कहा जाता है इस चीज को। या इसी से एक चीज और प्रश्न आता है कि कौन से ऐसे वस्त्र है जो कि जल्दी आग पकड़ता है? तो ये रहेगा नॉयलॉन रहेगा। अगले है, मोमबत्ती का जलना है। तो मोमबत्ती का जलना क्या है? जैसे कि आप सभी ने भी हाल ही में दिवाली गए हैं, तो आप सभी ने मनाया होगा। तो एक मोमबत्ती रहते हैं जो कि जलता है यहाँ से, और धीरे धीरे ये पिघलता है। तो क्यों ऐसा होता है? ये जो होता है ना, वह रासायनिक क्रिया से होता है। यानी कि जो यहाँ पर लगा हुआ है ना मोम, ये क्या है? रासायनिक के माध्यम से बनाया गया है। अब ये चीज जब जलते हैं धीरे धीरे करके, तो ये क्या बनता है? प्रकाश ऊर्जा देता है। प्रश्न ऐसे भी पूछ सकते हैं, रासायनिक ऊर्जा से प्रकाशीय ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है वह कौन सा है? तो ये मोमबत्ती का जलना होता है, पहला आंसर। चौथा प्रश्न है, आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखो, आतिशबाजी जैसे कि अभी हाल ही में हुआ, आप यहाँ से रॉकेट छोड़ रहे हो, तो जाने के बाद जो है लाल है, गुलाबी है, पीला है, हरा है, नीला आकाश में ऐसा फैलता है। तो ये जो हरा रंग है वह किस लिए होता है? क्योंकि सभी रंग का अलग अलग उसमें रहता है, केमिकल मिला रहता है। तो इसका जो जवाब आ जाएगा बेरियम। बेरियम की वजह से जो आकाश में या आतिशबाजी हम लोग करते हैं तो उसमें हरा रंग दिखाई देता है। पांचवा प्रश्न है, कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कपूर मतलब जो है ना, अपने घर में पूजा के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो जो कपूर है वह किस विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है? क्योंकि बगैर शुद्ध किए अगर जलाओगे तो ठीक से वहां जलता नहीं है। तो ये रहता है, इसे कहा जाता है ऊर्ध्वपातन। उसे ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। ए आंसर सही रहेगा। अगले है, निम्न में कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाया जाता है? तो आपको देखना है कौन से ऐसे धातु है जो कि सदैव मुक्त अवस्था में रहता है। जैसे कि सोना है, यूरेनियम है, पारा है, नियान है, आपको बताना है। दोस्तों, अगर लगता है कि आप लोग इसका आंसर जो है स्वयं से देना चाहते हो ना, तो वीडियो को पॉज करके आप एक बार पढ़ लेना। पढ़ने के बाद आपको स्वयं से देना चाहिए। यानी कि ये जो है आपका टेस्ट जैसे हो जाएगा। क्योंकि देखो, मेरा काम क्या रहता है कि जो पॉइंट टू पॉइंट है उसी को बताना है, इधर उधर की बातें नहीं करता हूँ। इसलिए जो है मेरा जो प्रश्न रहता है ना, थोड़ा जल्दी जल्दी चलता है। अब जैसे कि 40 क्वेश्चन का है, तो मुश्किल से कितना मिनट बनेगा? 18 से 20 मिनट या 22 मिनट के आसपास ही बनेगा। तो उसी आधार पे रहता है। अब यहाँ पर जो आंसर क्या आ जाएगा बताने हैं आपको, सोना रहेगा। सोना जो कि मुक्त अवस्था में पाया जाता है।
देखते सोना तथा चांदी धातु प्राकृतिक में प्रायः स्वतंत्र अवस्था में इसलिए पाई जाती है क्योंकि रासायनिक दृष्टि से वे बहुत कम अभिक्रियाशील है। अगले है सबसे हल्का तत्व है, तो सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम, पोटेशियम। ये जो है आपके पेरियोडिक टेबल के अनुसार दिया रहता है, यानी कि उसमें जो सेट रहते हैं ना पेरियोडिक टेबल में, इस आधार पे रहता है। तो सभी में क्या है, अलग अलग रहता है। तो यहाँ पर जो सबसे पहला नंबर का जो रहता है हल्का तत्व, इसे ही कहा जाता है हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन होता है। अगला है दिया सलाई में प्रयुक्त होता है। तो दिया सलाई मतलब जो माचिस तिली रहते हैं ना, जैसे माचिस तिली है, यहाँ पर माचिस छाप का हम लोग उपयोग करते हैं, तो ये क्या है, रेड कलर में रहते हैं। तो दिया सलाई में क्या होता है, लाल फास्फोरस की वजह से यहाँ जलता है। अगले है लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तन करता है। तो लार में पाए जाने वाले जो एंजाइम है जिसे स्टार्च ग्लूकोज में परिवर्तन करता है वो कौन सा है? माल्टेस है। माल्टेस है ना, आपको याद रखना है, माल्टेस याद रखना है। 10वां प्रश्न है शुष्क धुलाई जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ड्राई क्लीनिंग। जैसे कि सामान्य कपड़े तो नहीं करते, जैसे कोई कोट वगैरह है या कुछ स्पेशल कपड़े रहते हैं जिसे हम आसानी से साथ नहीं धो सकते, तो उसे क्या करते हैं, ड्राई क्लीनर के पास जाकर ड्राई क्लीन करते हैं। तो ये जो है काम आता है, तो क्या काम आता है? बेंजिन, बेंजिन इनके लिए कार्य आता है, इनके माध्यम से कार्य किया जाता है ड्राई क्लीन का। अगला है सबसे अधिक संख्या में किस तत्व के यौगिक है? तो कौन से तत्व के सबसे अधिक यौगिक है बताना है? ये रहेगा कार्बन रहेगा, ठीक है। कार्बन जो रहता है वहाँ सबसे अधिक संख्या में इनके यौगिक तत्व मौजूद हैं। अगला है नीला स्याही बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो जैसे कि हम लोग नीला स्याही, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, हालांकि ये तो स्क्रीन है, लेकिन पेन कापी में लिखते हैं तो नीला रंग का स्याही आता है। तो उस जो स्याही वहाँ किस चीज का बना रहता है? फेरिक फेरस सल्फेट रहता है, फेरस सल्फेट से यहाँ बना रहता है। अगला है किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं। तो जैसे कि कोई भी, जैसे कि परमाणु है, अब हम सभी जानते हैं कि परमाणु बम बनता है, तो वह किसके आधार पर बनता है? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ये तीनों की जो है अलग अलग अवस्था रहता है, उस आधार पे बनते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला गया, परमाणु के गुण निर्भर करते हैं, ये रहेगा इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। उनके इलेक्ट्रॉनिक जो संरचना होता है, यानी कि अणुओं की जो अणुओं की जो संख्या रहता है उस आधार पे यहाँ होता है। अगला है किस विटामिन के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है? यानी कि कौन से ऐसे विटामिन हैं जो अगर जल में घुलता है तो उनका जो कलर है वहाँ गुलाबी रंग का हो जाता है। तो मैंने आपको बताया था विटामिन का जो सबसे पहला ही वीडियो बनाया था आपको, तो आपको याद रखना है कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार से होते हैं, जिसमें जल में घुलनशील कितने होते हैं? 2, बी और सी। और जबकि बाकी का जो रहते हैं ना, मैं आपको फार्मूला बताया था कीड़ा, तो वो जो है वसा में घुलनशील है। अब यहाँ पर क्या बोला गया है? जलीय में घुलनशील। तो यहाँ पर तो सभी बी लिखा है, ठीक है, लेकिन जो B1 से लेकर B12 तक रहता है उसमें से कौन सा आंसर सही रहेगा? तो विटामिन B12 इसका आंसर रहेगा। अगला है एस्प्रिन बनाई जाती है। तो एस्प्रिन जो बनाई जाती है वह किस चीज से बनाई जाती है? एस्प्रिन जो कि खासकर से जैसे कि बुखार वगैरह है, दर्द वगैरह है, तो इन सभी के लिए एसिड के माध्यम से, अम्ल के माध्यम से दवाई बनाने का कार्य किया जाता है। तो ये रहेगा थैलिक अम्ल से, थैलिक अम्ल से यहाँ बनाया जाता है एस्प्रिन। अगले है जल का शुद्धिकरण किया जाता है। तो जल, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, जल का शुद्धिकरण। तो जल का जो, जैसे गंदा जल है उसी का शुद्धिकरण करेगा जाएगा ना, तो इसका जो आंसर जाएगा क्लोरीन रहेगा। जैसे कि पहले क्या होता था, कुआं, अब ये कुआं है तो जैसे बरसात लगता था उस समय डॉक्टरों के माध्यम से क्लोरीन की जो दवा है या पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर है, उसे दिया जाता था ताकि आप लोग अपने कुएं में डालो और यहाँ से शुद्ध पानी आप पी सकते हो। यह कई जगह ऐसे देखने को मिलता था। तो यही इसका आंसर रहेगा, जल को अगर शुद्धिकरण करना है तो उसके लिए क्लोरीन की आवश्यकता किया जाता था, उनकी पूर्ति की जाती थी। अगला है राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है। तो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? जैसे कि दिल्ली में है, नई दिल्ली में, कि लखनऊ में है, पूना में है, कोलकाता है। तो इसका जो आंसर जाएगा पूना सही रहेगा। अगला है फ्रीऑन का रासायनिक नाम है। तो फ्रीऑन का रासायनिक नाम क्या है? ये रहेगा
ए नंबर सही रहेगा। ठीक है, इसका जो आंसर आ जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। फ्रीऑन का रासायनिक नाम क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन रहेगा। यह एक कार्बनिक यौगिक है जो केवल कार्बन, क्लोरीन, हाइड्रोजन और फ्लोरीन परमाणुओं से यहाँ बनता है। अगला है संश्लेषित रेशा है। तो संश्लेषित रेशा क्या है बताना है आपको। ये जो है रेयान रहता है, यहाँ पर रेयान रहेगा, तो रेयान को ही संश्लेषित रेशा कहा जाता है। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। कपड़ा उद्योग में रेयान को विस विस्कोस रेयान या कृत्रिम रेशम के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ जो है उच्च आलोक गुणवत्ता के कारण तंतु आमतौर पर काफी चमकदार होता है, यानी कि जो कपड़ा रहता है ना, बहुत ही चमकदार रहता है, मुलायम रहता है। 20वां नंबर का प्रश्न क्या है? कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? जैसे कि कांच है, 2 mm का है, 5 mm का है, 6 mm का, जैसे भी हो। अब उसमें हमको लिखना है। एक तो होता है पेन के माध्यम से लिख दे, लेकिन वो तो कुछ देर के बाद खराब हो जाएगा, निकल जाएगा। लेकिन क्या ऐसा है, कौन से ऐसे एसिड है जिसकी वजह से हम उसमें लिख पाते हैं? तो सही जवाब आ जाएगा हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल एक ऐसे तत्व है जिसके माध्यम से कांच पर आसानी के साथ लिखा जा सकता है। अगला है समुद्री जल में नमक किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है? तो समुद्री जल में नमक तैयार करते हैं, आप सभी को पता है, जैसे कि हम लोग पढ़ते थे 6वीं 7वीं में। तो जैसे कि पिक्चर में भी देखने को मिलता है, इमेज में, जैसे कि समुद्र का जल है, जैसे ये समुद्र है, ठीक है, ये पूरा समुद्र का पानी है। अब ये पानी जैसे कि लहर मारते हैं, है ना, तो यहाँ पर आ गए। अब यहाँ से रोक देते हैं मेड़ बनाकर, तो ये पानी यहाँ पर रुक गया। अब यहाँ पर रुक गए ना, तो धीरे धीरे करके ये सूर्य के प्रकाश में वाष्पीकरण होता है, और वाष्पीकरण होने के बाद जो है जल तो चला जाता है, लेकिन बीच में जो अंतिम में छूट जाता है वहीं जो है नमक बनता है। फिर जाके इस नमक को प्रोसेसिंग करके वो अलग अलग आयोडीन है या जो और देसी वाला नमक रहता है ना, उसमें कन्वर्ट किया जाता है। अगला है अक्रिय गैसों की खोज किसने की? अक्रिय, तो ये रहेगा रेमजे। रेमजे ने अक्रिय गैसों की खोज की थी, आप इसको इसे याद रखना है। 23वां प्रश्न है खाने को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होते हैं। आपको बताना है कि खाना को पकाते वक्त सर्वाधिक मात्रा में नष्ट क्या चीज होते हैं? इसका जो आंसर आ जाएगा विटामिन रहेगा। ठीक है, विटामिन जो इसी की एक तो है, जैसे कि कोई विटामिन चीज है, अब उसे हम हमारे देश में क्या चलते, तेल में ज़्यादातर तल तल के हम लोग खाते हैं, तो उससे क्या है, उसका विटामिन पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। इसलिए जैसे और देशों में देखना, वो लोग ज़्यादातर उबाल के खाते हैं, तो उबाल के खाने में उतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता जितना तेल में तल कर खाते हैं। तो यहाँ पर जो प्रश्न क्या बोला गया है, खाना पकाते वक्त सर्वाधिक रूप से विटामिन जो है नष्ट होता है, जो सब्जी रहता है। इसलिए आपको सलाद अतिरिक्त रूप से लेना चाहिए, जो कि आपके विटामिन को पूर्ण करने का कार्य यहाँ करता है। अगला है पीला फास्फोरस को रखा जाता है। तो फास्फोरस में क्या होता है, एक पीला फास्फोरस आता है। अब उस पीला फास्फोरस को कहाँ पर रखा जाता है? जल में। जल में रखा जाता है, नहीं तो यहाँ उड़ जाता है। अगला है कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देते हैं? तो आपको बताना है कि जो चांदी की सतह है उसे काला करे। जैसे कि सामान्य सा अगर उदाहरण देखें, तो कोई चांदी का कोई आभूषण पहनते, कुछ समय बाद वो चांदी क्या हो जाता है, काला हो जाता है। तो क्यों होता है? उसमें मैल नहीं जमता, उसमें एक रासायनिक क्रिया होता है जिसकी वजह से ऐसा होता है। इसका जो जवाब आ जाएगा ओजोन। ओजोन की वजह से होता है। ओजोन गैस पाया जाता है, हम सभी को पता है कि सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें हैं उसे रोकने का कार्य ओजोन गैस का है। लेकिन ओजोन गैस जो है थोड़ा सा तो है ना वातावरण में, तो ये जो वातावरण के रहते हैं, तो धीरे 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 करके वो चांदी को काला करने का कार्य करता है ओजोन। अगला है यूरिया में नाइट्रोजन होती है। तो यूरिया में नाइट्रोजन होती है, इसका आंसर क्या आ जाएगा? जैसे कि किसान लोग उपयोग करते हैं यूरिया की खाद, है ना, तो यहाँ पर लिखा रहता है नटराज या फिर जो भी रहता है यूरिया, तो इसी के नीचे में लिखा रहता है 46%। 46% क्या है? नाइट्रोजन। इसका जो आंसर आ जाएगा 46% नाइट्रोजन रहेगा, जो कि नीम कोटेड रहता है आजकल के यूरिया में। अगले है अम्लों व क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को कहते हैं। तो जैसे कि अम्ल है और क्षार है, दो ही तत्व होते हैं ना, अम्ल और क्षार। तो इसमें जो है क्रिया से, यानी कि अभिक्रिया से फलस्वरूप जो बनते पदार्थ वो क्या कहलाते हैं? उसे कहा जाता है लवण कहा जाते हैं। लवण आंसर सही रहेगा। अगला है सबसे शुद्धतम जल है। तो सबसे शुद्धतम जल कौन सा है? जैसे कि पृथ्वी है, पृथ्वी में सबसे शुद्ध जल हम किसे कहेंगे?
तो इसका जो जवाब आ जाएगा वर्षा का जल। जैसे कि आजकल टीवी में चलता है ना, आरओ का पानी, कोई भी सड़क से पानी उठाकर उसे छान देते हैं और उसको बोलते हैं कि ये शुद्ध जल है। तो ऐसा शुद्ध जल नहीं होता। शुद्ध जल सिर्फ वर्षा का जल होता है। जैसे कि वर्षा का बूंद जो गिरता है ना, तो वही जो है सबसे शुद्ध रहता है, जिसका पीएच मान होता है 7 होता है। उसके बाद जो बाकी, जैसे कि एक क्या होता है जो कम रहता है, उसे जो है अम्ल बोलते हैं, जो ज़्यादा होते हैं 7 से उसे क्षार बोलते हैं। तो जा तो जो है ना अम्ल रहते हैं और ना जो क्षार रहते हैं, उसे क्या कहा जाता है, उदासीन कहा जाता है, उसे उदासीन कहा जाता है। अगला है, किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है। तो कार्बन की जो प्रतिशत मात्रा है सबसे अधिक किसमें होती है, जैसे पीटवा लोहा है, ढलवा लोहा है, इस्पात है, सभी में समान। सही जवाब आ जाएगा ढलवा लोहा। देखो, एक तो क्या होता है, इस्पात होता है, ठीक है, प्योर जो लोहा रहता है ना उससे बनता है। एक होता है पिटवा लोहा, जैसे कि कोई गर्म किया हुआ लोहा है, अब उसे पीट रहे हैं तो उसमें जो झड़ता है ना, वही क्या है, जो कार्बन रहता है वो झड़ जाता है। इसका मतलब पिटवा लोहा भी शुद्ध रहता है। तो सबसे जो कार्बन की प्रतिशत मात्रा है, ढलवा लोहा जिसको नहीं पीटा जाता है, उसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा रहती है। अगला है, कुकिंग गैस मिश्रण होता है। तो जो हम लोग इंडियन का है या और जो भी रहता है, उसका हम अगर गैस खरीदते हैं घर में उपयोग करने के लिए, तो उसमें कौन से रहते हैं, उसमें कौन से गैस रहते हैं, ये रहते हैं ब्यूटेन और प्रोपेन। ये जो है लिक्विड फॉर्म में रहता है। अगला है, सबसे कठोर पदार्थ है। तो सबसे कठोर पदार्थ होता है हीरा। हीरा आंसर सही रहेगा, जो कि वह सबसे कठोर पदार्थ होता है। आंसर आ जाएगा ए नंबर का। अगला है, ऑक्सीजन की समस्थानिकों की संख्या है। तो देखो, समस्थानिकों मतलब होता क्या है, आप पहले समझ लो। ये दरअसल हिंदी शब्द है। एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु परमाणु भार अलग अलग होता है, उन्हें समस्थानिक कहा जाता है। जैसे कि परमाणु तत्व है, अब ऑक्सीजन को हम कैसे लिखेंगे, O2 लिखते हैं। तो इसका जो आंसर क्या आ जाएगा, समस्थानों की संख्या 2 है। ये आंसर पहला सही रहेगा, ठीक है। अगला है, अनिश्चितता का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो अनिश्चितता का जो सिद्धांत है, इनका प्रतिपादन किया था हाइजेनबर्ग। हाइजेनबर्ग ने इस सिद्धांत को दिया है, अनिश्चितता का सिद्धांत को। दोस्तों, अगर लगता है कि कोई जगह क्वेश्चन गलत हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट हमको कर देना, ताकि अगर गलत होता है ना तो मैं उसे सुधार सकूं और नेक्स्ट जो वीडियो है आपको बता सकूं। क्योंकि देखो भाई, गलती तो हो ही जाता है, लेकिन गलती की वजह से अगर गलत में से सभी के पास चला गया तो हो सकता है अगर वही क्वेश्चन आ गया तो आप गलत भी लगा सकते हो। इसलिए निवेदन ये रहता है कि अगर कोई गलती रहता है ना, तो आप बिंदास जो है कमेंट करके जरूर बताना। यहाँ पर 33वां प्रश्न क्या है कि परमाणु भट्ठी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है। मैंने इसके बारे में पहले भी बता चुका हूँ कि परमाणु भट्ठी जहाँ से बिजली उत्पन्न किया जाता है, अगर इसी चीज को, परमाणु भट्टी को हम बिजली उत्पादन के लिए उपयोग नहीं करते हैं तो क्या बनता है, परमाणु बम बनता है। लेकिन इस चीज को समझना चाहिए कि अगर हम परमाणु बम बनाएंगे तो नुकसान ही नुकसान होता है, लेकिन इसी परमाणु भट्टी से अगर हम बिजली उत्पादन करते हैं तो देश का विकास भी होता है। तो इसका जो आंसर किया जाएगा वहाँ यूरेनियम रहेगा, क्योंकि यूरेनियम में ऐसे पदार्थ हैं जिससे परमाणु बम बनाया जाता है और यूरेनियम से ही परमाणु भट्टी यानी कि बिजली ईंधन प्रयुक्त करते हैं। अगला है, भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था। बहुत ही अच्छा है। ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं कि 1984 में जो भोपाल गैस का कांड हुआ था, उसमें कौन से ऐसे गैस है जिसका रिसाव हुआ था और बहुत से लोग जो है अपनी जान हाथ हाथ धो बैठे थे, यानी कि वो मर गए थे। इसका जो आंसर आ जाएगा तीसरे नंबर, मेथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट इसका आंसर सही रहेगा। अगले है, सिंदूर का रासायनिक नाम है। तो सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है, आपको बताना है सिंदूर का रासायनिक नाम। सही जवाब क्या आ जाएगा, मर्क्यूरिक सल्फाइड। मर्क्यूरिक सल्फाइड इसका आंसर रहेगा। अगला है, रेडियो कार्बन डेटिंग में किसका निर्धारण होता है। काफी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। रेडियो कार्बन डेटिंग, इसका जो जवाब आ जाएगा जीवाश्म की आयु से। देखो, जीवाश्म की जो आयु है, हम कह सकते हैं जैसे कि कोई जगह कोई हड्डी का ढांचे मिल गया तो उस चीज़ का देखते हैं कि इनकी आयु क्या हो सकती है। जैसे कि हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं, रेडियो कार्बन डेटिंग सी, तो उसके हिसाब से क्या है, 23.5 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के बीच को हम सिंधु घाटी सभ्यता के मानते हैं।
तो भाई जब इतने साल पहले की गणना है, हम अभी कैसे कर सकते? तो यही एक प्रक्रिया है रेडियो कार्बन डेटिंग, जिसके अनुसार से जीवाश्मों की आयु की गणना की जाती है। 37वां प्रश्न है, पानी का भारीपन किस विलय के कारण होता है? तो पानी का जो भारीपन होता है वहाँ कैल्शियम के विलय, यानी कि जिस पानी में कैल्शियम मिला रहता है वो पानी जो है भारी रहता है। अगले है, सोडियम धातु को डुबा कर रखा जाता है। तो सोडियम जो धातु है उसे किसमें डुबा कर रखा जाता है? तो आंसर आ जाएगा केरोसिन, यानी कि मिट्टी के तेल में सोडियम धातु को डुबा कर रखा जाता है। अगला है, सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? जैसे कि ट्यूबलाइट होते हैं, एक तो होता है आजकल सभी छोटा सा आ गया है, तो पहले क्या है ट्यूबलाइट होता था बड़ा वाला। तो ये जो है ट्यूबलाइट में कौन सा ऐसा गैस रहता है जिसकी वजह से यहाँ जलता था दूधिया रंग में? सही जवाब क्या जाएगा? आर्गन के साथ मरकरी वेपर। आर्गन के साथ मरकरी वेपर के कारण यहाँ जलता था, मतलब वो उसमें गैस था, है ना। अब यहाँ पर 40वां नंबर का प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर में प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं कि प्याज एवं लहसुन में गंध किसके कारण से होती है? जो प्याज खाते हैं या जो लहसुन रहता है उसमें गंध किस वजह से रहता है? सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, थीलियम, सॉरी लिथियम। तो इनमें से बताना है कि सही आंसर क्या है। अगर सही आंसर जानना है तो आप पीडीएफ डाउनलोड करके देख सकते हो उसमें दिया हुआ में। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।